जिसमें ज्योग्राफी के इंडिया का इंट्रोडक्शन और फिजियोग्राफी को हमने डिस्कस किया था। ठीक इसी तरह की जैसे अब हम आज बात करेंगे इस सेशन में सडन मूवमेंट्स की। जैसा कि आपके इस एग्जाम में सिलेबस में ये चीज़ें दी हुई है, सडन मूवमेंट्स इट मीन्स अर्थक्वेक एंड वल्केनो। तो हम यहाँ पहले अर्थक्वेक को डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक और क्या ओरिजिन पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या मेजरमेंट इसके स्केल हैं, कौन से रीजन्स है जहाँ मतलब अर्थक्वेक है वहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, मिनिमम की बात करेंगे, मेजरमेंट स्केल की, इक्विपमेंट्स की, यूनिट्स की, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से वल्केनो को। तो हम ना स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जिसमें पहला हमारा जो टॉपिक होगा सडन मूवमेंट्स के अंतर्गत अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक और अर्थक्वेक के बारे में हम एक बार सबसे पहले जानते हैं। अब जानते हैं हम, देखिए पहला हमारा जो टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में अगर बात करें हम कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये मान लीजिए कि काफ़ी एक ये छोटा टॉपिक है अर्थक्वेक का, और जबकि इम्पोर्टेंट काफ़ी है। तो हम इस सेशन में भूकंप की बात करेंगे और ये अर्थक्वेक क्या होता है। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ ऑनलाइन सेशन से हमारे से जुड़ चुका है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो देखते हैं अर्थक्वेक है क्या। ये क्या एक सडन मूवमेंट्स है, और ये कहे कि एक इंडोजेनिक फोर्स है। हमारी अर्थ पर चेंजिंग लाने वाले जो फोर्सेज है, और दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडोजेनिक फोर्स होते हैं और एक एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। अभी हम जो सडन मूवमेंट्स की बात करें, मानिए कि इंडोजेनिक फोर्स हैं, अर्थात अंतर्जात बल हैं जो हमारे जब ये इरप्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए वल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये फिर हमारे सरफेस पर आकर और फिर कुछ चेंजेज करते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिन होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, इंटीरियर बात करें अर्थ के, तो वहां से होती है। तो उसी में हम पहला हमारा देखते हैं भूकंप, और ये क्या है। गुड मॉर्निंग शिखा। तो सबसे पहले अर्थक्वेक और इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जान लेते हैं कि हमारी जो सरफेस है और सरफेस पर जैसे स्टेबिलिटी है, और अचानक से सडनली क्या हो जाए कि सरफेस पर जब मूवमेंट होना चालू हो जाए तो हम उसे कहेंगे अर्थक्वेक। अब पहले तो रीजन जानते हैं कि अर्थक्वेक आने का रीजन है क्या, यानी इसका कारण अर्थक्वेक का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है अर्थक्वेक का, और वो है यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक। अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक है अर्थात प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर अर्थक्वेक। अब इसमें क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की ये है क्या। तो देखिए हमारा जो क्या बोले कि हमारे पृथ्वी के इंटीरियर में कुछ लैंडमास टाइप के, या ये कहे कि कुछ कठोर चट्टानों के कुछ टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि प्लेट्स। बात करें इन प्लेट्स, इन लैंडमास को प्लेट नाम किसने दिया, इन चट्टान के टुकड़ों को, इन नाम थे टूजो विल्सन। एक व्यक्ति थे टूजो विल्सन, जियोग्राफर थे, और उन्होंने इन्हें नाम दिया प्लेट। इस प्लेट शब्द की प्लेट की बात करें तो इन प्लेट्स के अंदर कंटिन्यू क्या होता है कि मूवमेंट्स होता रहता है, कि कभी तो ये प्लेट्स होती है, ये कन्वर्जेंट होता है इनके अंदर, अर्थात एक दूसरे के पास आती हैं, और कभी ऐसा तो है कि एक दूसरे से दूर जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट अपसरण, यानी अभिसरण, कन्वर्जेंट, अपसरण, और बोले कि इनका डाइवर्जेंट। अब दोनों ही हम देखें कि सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने पर ये क्या हो रही है कि या तो टकराएंगी या दूर जाएंगी, तो ऊपर जो भी भाग है वहां पर हलचल यानी मूवमेंट्स होना चालू हो जाएंगे, और हम फिर उस मूवमेंट्स को ऊपर क्या करेंगे, कंपन के रूप में महसूस करेंगे, जिसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब सबसे पहले है ना बात करें हम कि ये जो अर्थक्वेक है इसके रीजन, तो ये तो होगा प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनी की। अगर बात करें जैसे थ्योरी, एक अलग ही थ्योरी है, और बात करें कि किन का कंसेप्ट है, ये है प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, ये किन्होंने दिया, ये दिया एक व्यक्ति थे हैरी, और काफी और भी अच्छी अच्छी बातें हैं। कभी हम जब बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, वहां डिस्कस हम करेंगे।
अब दूसरा जो रीजन है वो है हमारा वल्केनो इरप्शन। अब जो इरप्शन है, यानी जो हमारा ज्वालामुखी जो विस्फोट है, ज्वालामुखी उद्गार है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वल्केनो और एकदम से वो इरप्ट होता है, तो सीधी सी बात है वहां पर हम देखते हैं कि एक मतलब बहुत तेज नॉइज के साथ क्या होता है कि उस क्षेत्र का जो क्षेत्र है वहां पर हम कंपन महसूस करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एक धमाका होगा। तो वल्केनो इरप्शन भी एक इसका रीजन है। इसके बाद हम एक और पॉइंट्स की बात करें और वो होगा माइनिंग। अब माइनिंग मतलब एक तरीके से कि यहाँ पर होता है खनन। जब क्या होता है कि ऐसे माइनिंग वाले फील्ड्स में क्या होता है कि जैसे ही मान लो माइनिंग होती है और कोई एक माउंटेन है, उसके एक बड़ा लैंडमास वो अचानक से टूटकर, या मान लो उसमें कोई वेदरिंग होने के कारण क्या होता है, जैसे वो टूटकर नीचे गिरता है तो उस क्षेत्र में आसपास के जो लोकल एरिया है वहां पर कंपन महसूस होगा, जो भी नियर बाई होंगे उस माइनिंग के। तो माइनिंग भी एक इसका रीजन है। एक रीजन और जानते हैं हम, और वो होता है कि है ना एटॉमिक जो हमारे बॉम्ब होते हैं, तो एटॉमिक बॉम्ब को बार जो हमारा क्या होता है इनका परीक्षण, या ये कहें कि जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, अब ये क्या होता है जब इनकी टेस्टिंग की जाती है या तो क्या होता है कि जहां भी इनकी टेस्टिंग की जाएगी, जैसे पोखरण में 1974 और 1998 में टेस्टिंग की गई, तो वहां आसपास के लोगों ने काफी बड़े स्तर पर धरातल में कंपन महसूस किया था। तो एक ये भी एक रीजन है। तो आप देख सकते हैं कुछ रीजन इनमें से ऐसे हैं जो मैनमेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, एक नेचुरल एक ये प्रोसेस है, एक वल्केनो इरप्शन भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और माइनिंग की और एटॉमिक बॉम्ब की बात करें तो ये नेचुरल ना होकर ये है मैनमेड। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस में क्वेश्चंस यहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं कि कौन से मैनमेड है, कौन से नेचुरल है, या कौन सा एक ऐसा रीजन है ये अर्थक्वेक का आने का। अब है ना हम बात करें कि ये तो सिर्फ रीजन है। अब अर्थक्वेक आता है कहाँ से आता है, उस पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, तो अब उनकी करते हैं हम बात, और किसके द्वारा इनको मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थक्वेक इसका सेंटर। अब अर्थक्वेक का जो सेंटर है, केंद्र, इन्हें क्या कहेंगे। देखिए दो पॉइंट्स होते हैं, दो पॉइंट्स में एक जो पॉइंट होता है ये हमारी सरफेस है। अब हमारा जो सरफेस है, सरफेस, इस सरफेस में क्या होता है कि अगर बात करें कि ये हमारा एक तरीके से जमीन के अंदर यानी अर्थ के अगर इंटीरियर की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि जहाँ सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति है, यानी फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन जहाँ से भूकंप होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। हमने इसे फोकस नाम दिया। फोकस बात बोल देते हैं, इसी पॉइंट को बोल देते हैं मूल केंद्र। फोकस बोलेंगे, मूल केंद्र कहेंगे, या इसे हम कहेंगे अवकेंद्र। यहाँ से जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति होगी ये ठीक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर और ये सरफेस के ऊपर आएगा। अब जैसे ही सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे भूकंप आता है, तो इस पॉइंट्स को जहां हम सबसे पहले इस भूकंपीय तरंगों को या अर्थक्वेक को रियलाइज करेंगे, उस जगह का नाम है, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एपिसेंटर। तो ये हो गया हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर को हम कहते हैं अधिकेंद्र। अब एक तो पहला जो क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना वो ये बना कि ये जो हमारा है एपिसेंटर और फोकस दोनों एक डिग्री के साथ कितने डिग्री के एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है अधिकेंद्र भूकंप मूल के एपिसेंटर फोकस के ठीक 90 डिग्री पर होता है, और ये एंगल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम बात करें कि अब जैसे ही ये अर्थक्वेक को हम रियलाइज करेंगे सरफेस पर, तो यहाँ 3 प्रकार की जो वेव्स हैं, 3 टाइप्स वेव्स यहाँ से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, और उन वेव्स के कारण कौन पहले आएगी और कौन लास्ट में आएगी, किसका क्या रोल है, कौन क्या रोल प्ले करती है,
और उनके अगर कोई सरनेम है तो वो भी हम जानेंगे। तो ये तो हो गए हमारा अर्थक्वेक के सेंटर। अब जब भूकंप आता है तो उसमें क्या होता है कि एक हमारा एक है ना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम है ना अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और उसका आपने नाम भी सुना होगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा कि भूकंप मापी जो यंत्र है, इस यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ, जिसे चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो एक बस इतना सा आपको याद रखना, भूकंप मापी यंत्र, अर्थक्वेक मेजरमेंट स्केल। भूकंप मापी यंत्र, और इसको हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया सिस्मोग्राफ। अब जब ये भूकंप आता है तो हम बात कर रहे हैं कि जो भूकंप के उत्पत्ति के दौरान जो वेव्स निकलती है, कौन कौन सी यहाँ से तरंगे निकलती हैं। तो बात कर लेते हैं भूकंप मापी तरंग, अर्थक्वेक मेजरमेंट, और यहाँ पर है ये तरंगे। अब वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो है यहाँ पर पी। ये हमारी भूकंप की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहली तरंग क्रिएट होती है, पी। सेकंड नंबर पे होती है एस, सेकेंडरी, और थर्ड नंबर पे जो होती है वो होती है एल। पी, एस और एल। अब पी जो है तरंग, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी एंड एल फॉर लैंड वेव्स। तीन प्रकार की तरंगे भूकंप की उत्पत्ति के दौरान क्रिएट होती है भूकंप के दौरान। पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी ये हमारी वेव्स हो गई प्राइमरी, ये हमारी हो गई सेकेंडरी, और एल फोर हो गई लैंड। यानी हम ये कहें कि प्राथमिक तरंग, द्वितीयक, और इसे हम कहेंगे धरातलीय, धरातलीय तरंग। अब इसमें क्या होता है? प्राइमरी तरंग, फर्स्टली प्राइमरी वेव्स इज ओरिजिनेट देन कम भूकंप। तो क्या होता है कि भूकंप आता है तो सबसे पहले प्राइमरी तरंग की उत्पत्ति होती है। इन्हीं प्राइमरी तरंगों को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग भी हम कहते हैं। इन्हीं हम वेव्स को और क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे अनुलंब तरंग कहेंगे। इन्हीं तरंगों को हम संपीड़न तरंग कहेंगे, अनुलंब कहेंगे, संपीड़न तरंग इन्हें कहेंगे। अब इसके दौरान होता क्या है? इन्हीं को हम कहेंगे ये एक दूसरे को पुश करती हैं। तो पुश का पुशअप करने वाली तरंगे, धक्का देने वाली तरंगे। तो ये सारे नाम हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होती है तो हम लिख लेते हैं कि वेरी फास्ट वेव्स होती हैं। सबसे कैसी होती है? तेज होती है, सबसे तेज तरंग होती है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं, अगर बात करें इनकी स्पीड की, तो इनकी स्पीड होती है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें कि ये रन होती हैं, ये कौन कौन से यहाँ पर हमारे पृथ्वी के कौन कौन से पार्ट में चलती हैं। तो बात करते हैं कि एक तो ये सॉलिड में भी चलती हैं, एक किस में चलती है? गैस में भी चलती है, और एक ये चलती है लिक्विड भाग में भी चलती है। तो ये इस प्रकार से देखो, ये क्या होता है? पदार्थ की तीनों अवस्था में चलती है, सॉलिड, गैस और लिक्विड में। अब बात फिर करें सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी जो वेव्स हैं ये क्या करती हैं? इन तरंगों को क्या क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग है, ये तरंग प्रकाश तरंग,
जल तरंग के समान होती हैं, यानी लाइट वेव्स के टाइप में होती है और सी वेव्स दोनों के टाइप्स की होती हैं। प्रकाश और जल तरंग के समान होती हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर ये इनका वेव्स का रोल क्या है। ये क्या करती है, केवल लिक्विड भाग में, यानी हम कहे द्रव भाग में ये तरंगें क्या होती हैं, लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब है हाइड हो जाती हैं, आगे चल नहीं पाती हैं। इस तरह से आपको देखना है। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। तो जो इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 4 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारी लैंड वेव्स, धरातलीय तरंग। इसी लैंड वेव को और हम किन नामों से जानेंगे, इसे ही हम बोलते हैं लव तरंग। लव तरंग कहते हैं। इन्हीं तरंगों की खास बात यह है, सबसे कैसी होती है, ये धीमी होती है। तो वो तरंग जो सबसे धीमी होती है वो कौन सी वाली होती है, सबसे धीमी। बहुत स्पीड इनकी होती है कम, सबसे धीमी होती है। एक तो ये इनकी खास बात। दूसरा क्या होता है, अधिक गहराई में चलती हैं, डेप्थ में ज्यादा जाती हैं, और साथ में एक लॉन्ग डिस्टेंस ये तय करती हैं, लंबी दूरी क्या करती है, तय करती हैं ये तरंगे। अब फिर इसके बाद क्या होता है, लंबी दूरी तय करती हैं, लंबी दूरी तय करती है। अब देखिए फिर इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये जो तरंग है, इन तरंग की बात कर लेते हैं। ये भी सॉलिड में, लिक्विड में और गैसीय फॉर्म तीनों में ही चलती हैं। और बात करें कि इनकी अगर स्पीड की, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं और ये केवल 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं ये तरंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या, कि सबसे पहले देखिए, भूकंप की उत्पत्ति के दौरान 3 प्रकार की तरंगे आती है, पी, एस और एल। पी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल धरातलीय है। पी तरंग को हमने स्पीड जाने, उसके काम जाने। सेकेंडरी तरंग क्या क्या करती है, कहाँ वो चलती है, कहाँ वो लुप्त हो जाती है, हाइड हो जाती है। सबसे पहले कौन आएगी, जो तेज होगी, सबसे पहले आती है। सबसे बाद में आती है एल आती है। सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है, जो सबसे ज्यादा मतलब हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाती है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, वो पहुंचाती है एल। ये चलती है जिगजैग स्टाइल में। तो ये सबसे एक तो क्या होती है कि ये एक डैश बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस वेव्स एल तरंगे। और इसके अलावा ये क्या होती है कि ये चलती है जिगजैग। तो ये तरंग चलती है आड़ी टेढ़ी। तो आड़ी टेढ़ी जो तरंग है वो इन्हें बोलते हैं। कहने का मतलब है ये चलती है जिगजैग। तो जिगजैग स्टाइल में जो तरंग चलती है वो कौन सी है, एल। तो इस प्रकार से यह है भूकंपीय तरंग। सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मेजर किया और ये 3 टाइप्स की तरंगे यहाँ निकलती है। अब हम बात करते हैं इन वेव्स के अलावा कि और क्या है इसमें खास बात। अब देखिए क्या होता है जब भूकंप आता है, तो हमने देखा कि कौन से सेंटर हैं भूकंप मापी, और भूकंप उत्पत्ति के दौरान कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यूनिट्स क्या हैं, भूकंप को मापने की इकाई क्या है, उन इकाई की बात करते हैं। तो जानते हैं भूकंप मापी इकाई। अब ये जो भूकंप मापी इकाई है, इसको हमने 2 तरीके से डिवाइड, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक तो होता है यहाँ पर रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल होता है। एक दूसरा होता है मर्केली स्केल।
नेक्स्ट होता है मेदवेदेव। देखिए, गुड मॉर्निंग उपासना, गुड मॉर्निंग शिखा, गुड मॉर्निंग। अब देखिए क्या होता है, रिक्टर स्केल की बात करें कि रिक्टर स्केल में जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 1 से 10 तक यूनिट्स होती हैं। मर्केली में 1 to 12 होती है, स्पोन में होती है 1 to 5। अब यहाँ सबसे जो ऑथेंटिक जो रिजल्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलायबल जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं किसमें, रिक्टर स्केल में। तो रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज जितने भी मैक्सिमम जो कंट्री होते हैं वो सब रिक्टर स्केल को काम में लेते हैं। बस आपको याद रखना रिक्टर, मर्केली एंड मेदवेदेव स्पोनहियर कॉर्निक स्केल। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि ये भी पूछ लेता है कि रिक्टर स्केल में मेजर जो करने के लिए जो यूनिट्स है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1 to 10। अब ये हो गया यहाँ पर अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट स्केल्स हैं। अब नेक्स्ट फिर बात करते हैं, देखिए क्या, अब कई बार जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय क्या होता है कि एक तो ये बात कर लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो अर्थक्वेक है वो कहाँ आते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं इंडिया में JNK में। JNK में यानी हिमालयन एरिया में, वहाँ मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है हिमालय के अंदर। और इसके अलावा सबसे कम इंडिया में मिनिमम जो अर्थक्वेक अगर देखने को हमें मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया में। फारूक गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्या होता है कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू का जो एरिया है यहाँ हमें सबसे कम अभी हम बात करें, यहाँ आप देखिए बात कर रहे हैं कि इंडिया में मैक्सिमम जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलेंगे वो हिमालय में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में अगर बात करें कि मिनिमम जो भूकंप है वो इस प्लेट्यू रीजन्स में हमें देखने को मिनिमम अर्थक्वेक मिलेंगे। तो सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रायद्वीपीय पठार में और सबसे कम यानी मिनिमम अर्थक्वेक हमें मिलेगा कहां पर, प्रायद्वीपीय पठार में। याद, अच्छा आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है ये किस देश में आते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं, किस देश के लोग डेली भूकंप के झटकों को महसूस करते हैं, बताइए एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, बता देंगे। हाँ बिल्कुल राजेश कुमार, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। रेनू गुड मॉर्निंग, गीता गुड मॉर्निंग, बिल्कुल यहाँ सबसे, राजेश बिल्कुल ठीक बताया आपने, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अच्छा अगर बात करें कि दुनिया में, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिनिमम जो भूकंप आता है वो किस देश में आते हैं। जो भी एरिया, कोई भी कंट्री है, कोई भी रीजन है, और अगर वो प्लेट्यू एरिया में आता है, प्लेट्यू चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट के किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में अगर प्लेट्यू कहीं भी है, तो आप जिस भी कंट्री स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर वो आपके आसपास कहीं भी उस स्टेट में प्लेट्यू, तो आप समझ जाइए क्योंकि एक ऐसा लैंडमास का एरिया है जहां आप मतलब अर्थ को बहुत कम वहां पर देखने को मिलेंगे। पहले बार तो आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो बहुत कम आएंगे, क्योंकि जितने भी प्लेट्यू होते ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बने हुए हैं, तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक हमने बात की मिनिमम की और एक मैक्सिमम की। तो इस तरह से सडन मूवमेंट के अंतर्गत हमारा एक तो पहला टॉपिक अर्थक्वेक का।
देखो हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं, आप लोगों का बेसिक ही आपके एग्जाम में दिया हुआ है, वरना ये बहुत बड़ी यूनिट है और हम इसे मतलब ये लगभग 3 या 4 घंटे का एक लेक्चर होता है, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट थी सिर्फ उन्हें ही डिस्कस किया है, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग जो साइंस बैकग्राउंड से और वहाँ से इतने जीएस में इतने ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चंस आते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट, अब एक और बात करते हैं वल्केनो। अब देखिए वल्केनो की बात करें तो ये भी एक सडन मूवमेंट ही है, सडन मूवमेंट है आपके एक जो आपके टॉपिक सिलेबस में जो इसे शामिल किया गया है। सुनिए, ज्वालामुखी, वल्केनो। अब देखिए वल्केनो की बात करें कि वल्केनो जो है ये क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, ज्वालामुखी। हमारी सरफेस पर एक ऐसा होल, एक ऐसा मुख जहां से क्या मतलब निकलती है आग यानी ज्वाला, फायर निकलती है, उसे हम बोल देते हैं वल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ज्वालामुखी जो है इसे जानने की इसके मतलब रीजंस क्या है। तो देखो ज्वालामुखी आने का यानी वल्केनो आने का जो रीजन है वो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कारण है वो ये है कि हमारे अर्थ के नीचे जब हम जाएंगे तो क्या होता है कि बात करते हैं कि 32 मीटर की डेप्थ में जाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हम ऊपर जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे यानी अर्थ से बाहर जाएंगे, तो ये क्या होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाता है, ये होता है डिक्रीज। लेकिन कितने मीटर की हाइट पर, 165 मीटर की हाइट पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने और डिक्रीज होने की रेट आपको पता चल गई कि आप जब 32 मीटर्स नीचे जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे, तो टेम्परेचर 32 मीटर्स पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। तो आपने देखा कि इंक्रीज और डिक्रीज होने की रेट क्या है। इंक्रीज होने की रेट है 32 मीटर एवरी 30 ईयर्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इंक्रीज, एंड 165 मीटर पर क्या होता है, ये यहाँ पर डिक्रीज होता है। एक तो ये बात, तब सीधी बात है कि एक स्थिति, एक ऐसी कंडीशन सिचुएशन में हम आ जाएंगे कि जहां पर जितने भी कोई सॉलिड फॉर्म्स में जो भी चीजें हैं अर्थ के हमारे अंदर, वो सब इतना एक टेम्परेचर एक स्थिति पर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सॉलिड फॉर्म्स की चीज़ें सब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब कोई भी लिक्विड चीज़ अगर है और अब वहाँ से कंटिन्यू क्या होगा, फिर स्टीम्स क्रिएट होंगी, और स्टीम क्या होगी, उस जो हमारा सॉलिड पदार्थ जो हमारा लिक्विड फॉर्म में बदला है, स्टीम उस लिक्विड को बाहर लेकर आ जाती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे नाम देते हैं मैग्मा यानी लावा, जिसे आप लावा के नाम से जाते हैं। तो ज्वालामुखी आने का जो मेन कारण है, मेन वजह है आने की, और वो क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर का बढ़ना। अब हम बात करते हैं कि जब ज्वालामुखी यानी जब वल्केनो इरप्ट होते हैं, तो इरप्शन के दौरान क्या होता है कि कुछ विशेष प्रकार की चीजें निकलती हैं, है ना। विच एलिमेंट्स eruption during volcano. Which elements comes, जो बाहर आते हैं, कब आता है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, यानी comes ड्यूरिंग eruption
वल्केनो, इरप्शन वल्केनो। देखिए सुनिए, रेन्यू अभी ग्राउंड वाटर की क्लास नहीं हुई है, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, वो भी एक सेशन लेंगे। सिर्फ एक सडन मूवमेंट्स है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम एनवायरनमेंट की आपकी भी क्लास, अभी वो भी एक अपलोड जल्दी हो जाएगी। साथ में इकोनॉमिक का भी आपका सेशन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे, तो सारी क्लासेज हो जाएगी। अभी वो क्लासेज नहीं हुई है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले पदार्थ। सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या निकलता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले है सिंडर। पहले केवल हम नाम लिख लेते हैं। सिंडर है, स्कोरिया, ब्रेसिया, लैपिली, देखिए इसके बाद है प्यूमिक। सुनिए, सिंडर क्या होता है? उद्गार के दौरान निकलने वाले कैसे होते हैं? स्मॉल स्टोन। जब ज्वालामुखी पदार्थ, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है, विस्फोट होता है, तो बाहर जो छोटे पदार्थ आते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंडर। स्कोरिया क्या होते हैं? स्कोरिया भी स्मॉल स्टोन ही होते हैं, सेम स्मॉल स्टोन्स। ब्रेसिया क्या होते हैं? ये बिल्कुल कैसे होते हैं कि एक तरीके से ये कहें कि बिग स्टोन होते हैं, बिग शार्प स्टोन। यानी इस प्रकार से काफी नुकीले पत्थर होते हैं। अब इसी के बाद फिर बात करें कि एक हमारा है लैपिली। और लैपिली क्या है कि जिस टाइप से ये मान लें कि वॉलनट टाइप स्टोन, यानी ये कहें कि अखरोट के आकार के टुकड़े, ये होते हैं हमारे लैपिली। प्यूमिक क्या होता है कि जब लावा जो है किसके रूप में जम जाए? झाग के रूप में। जैसे कोई झाग होता है उसके रूप में लावा जम जाए, यानी ये लिख लेते हैं लावा का झाग वाला लावा। ये कुछ इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं हम। लावा, और लावा क्या होता है? हॉट लिक्विड, इसे हम बोलते हैं लावा। अब है ना, जांच करते हैं कि लावा है क्या। ये है कुछ उद्गार के दौरान निकलने वाले पदार्थ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लावा। टाइप्स ऑफ लावा, ये जो हमारे लावा है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पहले बात कर लेते हैं एसिड लावा। एसिड लावा, और दूसरा है बेसिक लावा, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा, क्षारीय लावा। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस होता है कि सिलिका की मात्रा अधिक है, कंटेंट ऑफ सिलिका इज मोर। क्वांटिटी ऑफ सिलिका इज मोर, ये बहुत ज्यादा होती है। डिस्प्ले पे ऐसा है कि अब ये ना 50 सेकंड बाद बंद हो जाएगी वो। देखिए, हाँ, तो बात करते हैं सिलिका की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ बात करते हैं बेसिक लावा। बेसिक लावा में क्या मतलब इसके फीचर्स होते हैं बेसिक लावा के। बात करें कि यहाँ क्वांटिटी ऑफ सिलिका इज लो, क्वांटिटी ऑफ सिलिका इज लो। बात करें कि इसका कलर कैसा होता है, कलर होता है लाइट, और यहाँ बात करें कि हल्का, यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका कलर देखने को हमें मिलेगा वो हमको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा इसका कलर हमें डार्क शेड में देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कि मैक्सिमम जो वल्केनो होते हैं, जितने भी बात करें कि कहीं कि एक्सप्लोजन या इरप्शन जिन वल्केनोज में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो वल्केनोज होते हैं इरप्शन वाले, और बहुत ज़्यादा ये कहीं कि एक्टिव वल्केनो होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैक्सिमम इस दुनिया में जहाँ भी मिलते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग वल्केनो हैं, वो सारे इस टाइप के होते हैं। यानी ये कहें कि है ना मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग वल्केनो, यानी स्ट्रॉन्ग जो वल्केनो है वो सारे इस टाइप के होते हैं। तो जितने भी जो स्ट्रॉन्ग वल्केनो होते हैं वो ठीक इसी प्रकार के होते हैं। किस टाइप के? एसिड। यूपीएससी इस क्वेश्चन को एग्जाम पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा कि जितने भी मजबूत जो ज्वालामुखी होते हैं, सुडोल होते हैं, ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं एसिड लावा का उनमें रोल होता है। फिर यहाँ बात करते हैं बेसिक लावा की। अब बेसिक लावा की अगर बात की जाए तो बेसिक लावा की खास बात ये है कि ये यहाँ पर क्या होते हैं कि इनका एक तो कैसे होते हैं कि इनसे बनते हैं हमारे प्लेटियो, तो है ना, इनका जो रोल है वो क्या बना करने में है? प्लेटियो बनाने में। तो प्लेटियो यहाँ पर इनसे बनते हैं, प्लेटियो बनते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो होते हैं किस प्रकार के जो वल्केनो होते हैं, स्मॉल वल्केनो यहाँ होते हैं। ठीक, बस आपको इतना जानना है। तो क्वेश्चन क्या बना, दुनिया के जितने भी बड़े मजबूत ऊंचे ज्वालामुखी वो किस टाइप के होते हैं, तो आपको करना है एसिड लावा के टाइप के वो होते हैं। ये वल्केनो के टाइप से। अब ठीक इसके बाद फिर बात करें कि अब देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि जब इरप्शन होता है वल्केनो में,
तो इरप्शन के दौरान क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि लावा जो है, ये लावा हमारे धरातल के अंदर यानी इंटीरियर में ही, अर्थ के इंटीरियर में ही उसका डिपोजिशन हो जाता है। और कई बार इरप्शन या एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा होता है कि वो मैग्मा बाहर आ जाता है धरातल से। अब जब वो अंदर उसका डिपोजिशन होगा तो कुछ विशेष प्रकार की लैंडफॉर्म्स बनेंगी। अभी हम लैंडफॉर्म्स भी डिस्कस करेंगे कि रिवर मेड लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म्स, विंड लैंडफॉर्म्स, वाटर लैंडफॉर्म्स, ये भी आप लोगों को पढ़नी है। अब देखिए हुआ क्या कि लैंडफॉर्म्स, तो मैं कह रहा हूं कि लावा जब अंदर जमेगा तो लैंडफॉर्म्स बनेंगी कुछ विशेष प्रकार के, लावा बाहर आएगा तो कुछ और लैंडफॉर्म्स बनेंगी। आपसे पूछा जाएगा कौन सी इंडोजेनिक लैंडफॉर्म्स हैं, कौन सी एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स हैं, और दोनों को बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कि लैंडफॉर्म्स मेक्स बाय लावा, लैंडफॉर्म्स मेक्स बाय लावा। अभी यहाँ बात कर लेते हैं कि 2 टाइप्स की लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ में देखने को मिलती हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोजेनिक लैंडफॉर्म्स। इंडोजेनिक लैंडफॉर्म्स, और दूसरी हम बात करें एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स। अब अंतर्जात स्थलाकृतियां बहिर्जात स्थलाकृतियां। चलो बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। अंतर्जात, एक लैंडफॉर्म्स होती है, उनको बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, फिल एंड डाइक, स्टैक। बैथोलिथ, लेपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक एंड स्टैक। अब हम इनकी बात करते हैं कि सिल, डाइक एंड स्टैक। स्टैक, डाइक, सिल। अब जानते हैं लैंडफॉर्म्स बनती किस टाइप से हैं, कैसे बनेंगी और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर बैथोलिथ। अगर ये बनेंगी टॉम्ब नुमा, टॉम्ब टाइप, या ये कहें गुंबदाकार, इस प्रकार से, तो इन्हें कहेंगे हम बैथोलिथ। लेपोलिथ बनेंगी किस टाइप से बनेंगी, अगर ठीक है कुछ लैंड, अगर ये यहाँ पर कुछ सबमर्ज हुआ पड़ा या इस तरह एक यहाँ पर इन्होंने, यानी ये बात करें हम
अर्धचंद्राकार। यहां पर बात करें टी टाइप, टी कैनोपी टाइप। टी कैनोपी टाइप वृक्षाकार। फिर बात करें फैकोलिथ। फैकोलिथ कैसा होता है? ये होता है स्पाइरल। स्पाइरल। सेल की बात करें तो ये यहां पर होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लहरदार क्षैतिज। डाइक की बात करें ये होता है वॉल टाइप। खड़ी दीवार की तरह वॉल टाइप। नेक्स्ट बात करें स्टैक। बस ये आपके हो गए हैं यहाँ पर वल्केनो की लैंडफॉर्म्स जो बनती है इंडोजेनिक लैंडफॉर्म से। यह तो है अंतर्जात बनने वाली ज्वालामुखी के द्वारा, आप इन्हें देख सकते हैं और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म्स की कि कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बाहर बनती हैं। देखिए सुनिए। बहिर्जात स्थलाकृतियां सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वल्केनो कंपोजिट। वल्केनो कंपोजिट। वल्केनो कंपोजिट क्या होता है? हाईएस्ट टाइप ऑफ वल्केनो। हाईएस्ट टाइप ऑफ वल्केनो, सबसे ऊंचे प्रकार के जो होते हैं ज्वालामुखी वो इसी टाइप के होते हैं। एक सेकंड की हम यहाँ बात कर लेते हैं एक और फॉर्म की, और वो जो होता है यहाँ पर उसे हम नाम दे देते हैं गेसर। गेसर। अब गेसर मीन्स क्या होता है? एक सेकेंड। गेसर। अब गेसर क्या है देखिए सुनिए। आप सभी ने नाम सुना होगा गेसर, गीजर। क्या काम आता है? आप सब जानते हैं कि इसका जो मेन काम है वो है पानी को गर्म करना। अब जब वल्केनो में इरप्शन होता है तो सारा जो मैग्मा चैम्बर है जो धरातल के अंदर है वो सारा स्टीम के थ्रू सारा मैग्मा जैसे ही बाहर आएगा तो पूरा जो मैग्मा चैम्बर होता है धरातल के अंदर वो खाली हो जाता है। मैग्मा चैम्बर के खाली होते ही क्या होता है कि वहाँ आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से पानी आकर उस चैम्बर में जमा हो जाता है। अब जमा जब ये हो जाएगा तो जैसे वो पानी तो नीचे जैसी स्टीम क्रिएट होगी वो स्टीम उस वल्केनो को एकदम से वहाँ से पुश करेगी, धक्का देगी, और वो पानी पुश होने के बाद नीचे से ऊपर की ओर फव्वारे के रूप में, स्प्रिंग्स के रूप में कंटिन्यू निकलने लगेगा। अब जैसे ही स्प्रिंग के रूप में वो फव्वारे निकलते हैं
तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में, उन्हें हम देखते हैं, उन्हें बोलते हैं गेसर। अब धरातल के अंदर जब पानी बाहर निकलता है तो वो पानी क्या होता है कि कई बार सल्फर के साथ रिएक्शन करके बाहर आता है, और जो स्किन डिजीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात करें विश्व के सबसे बड़े गेसर की, कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट जो गेसर है, सबसे बड़ा दुनिया का गेसर है, वो कहाँ, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। और दुनिया के सबसे बड़े गेसर की अगर बात करें हम, तो ये है अमेरिका के ओल्ड फेथफुल गेसर। अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गेसर है, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क में। तो बात करते हैं गेसर की, है ना। यहाँ है क्या एक्चुअल में, ये है हॉट स्प्रिंग, यानी गर्म फव्वारे का बाहर आना, पानी का गर्म होकर फव्वारे के रूप में बाहर आना। बात करें विश्व का सबसे बड़ा जो गेसर है, बिगेस्ट गेसर ऑफ वर्ल्ड। अब बिगेस्ट गेसर ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो ये है यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गेसर। ये विश्व का सबसे बड़ा गेसर है और है कहाँ पर, येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो विश्व का सबसे बड़ा जो गेसर है ये कहाँ पर है, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गेसर। आपको याद क्या रखना है, ओल्ड फेथफुल गेसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा गेसर ओल्ड फेथफुल गेसर। अब ठीक तीसरे प्रकार की हम बात कर लेते हैं, और वो है यहाँ पर फ्यूमरोल। और इसे हम कहेंगे धुआंरे। ठीक जिस प्रकार से धरातल के अंदर से पानी फव्वारों के रूप में बाहर आता है, उसी प्रकार से कई बार धुआं भी यानी स्मोक भी बाहर निकलने लगता है, तो हम उसे बोलते हैं धुआंरे। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी धुआंरे की घाटी, बिगेस्ट फ्यूमरोल वैली ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो फूलों की घाटी है, बिगेस्ट फ्यूमरोल वैली ऑफ वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो धुआंरे की घाटी है वो कहाँ पर है, तो उससे उसका नाम है 10,000 वैली। 10,000 तो देखिए, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो धुआंरे की घाटी है वो है, उसे हमने नाम दिया 10,000 धुआंरे की घाटी। दस सहस्त्र धूम्र घाटी, और ये कहाँ पर है, अलास्का। तो दुनिया की सबसे बड़ी धुआंरे की घाटी 10,000 धुआंरे की घाटी किस जगह है, अलास्का में। यहाँ से बनता है क्वेश्चन। अब इसके अलावा कुछ हम जो भी मेजर वल्केनोज है उन्हीं की बात कर लेते हैं, और टाइप्स ऑफ वल्केनो ये बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वल्केनो। तीन टाइप्स के ज्वालामुखी होते हैं। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले होते हैं हमारे एक्टिव वल्केनो।
एक्टिव डोरमेंट और नेक्स्ट है एक्सटेंट। दुनिया की सबसे बड़ी धुआंरे की घाटी। अब यहां बात करें, जैसे सक्रिय, प्रसुप्त, मृत, दुनिया की सबसे बड़ी धुआंरे की घाटी है। अब इनमें सक्रिय और इनमें डिफरेंस क्या है? एक्टिव जो कंटिन्यू इरप्ट होते हैं, कंटिन्यू इरप्शन होता है, कंटिन्यू लावा जो कि है यहाँ से बाहर आता रहता है, थ्रू आउट होता रहता है, वो एक्टिव टाइप के हैं। डोरमेंट में क्या होता है कि ब्रेक ले लेकर, स्टॉप हो होकर, कभी लावा निकला, वो ब्रेक आ गया 10 डेज का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, फिर दोबारा इरप्शन चालू हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर निकला। तो रुक रुक कर जब लावा निकलता है तो वो कहलाता है प्रसुप्त। कंटिन्यू जब रहते हैं तो सक्रिय। और मृत में एक्सटेंट में क्या होता है, ये होता है डेड। अब कभी यहाँ पर कभी इरप्शन हुआ होगा, लेकिन अब यहाँ दोबारा कभी फ्यूचर में इरप्शन नहीं होगा। अभी बात करें कि एक्टिव वोल्केनो की। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मोना लोवा, पिनाटुबो, कोटोपैक्सी, माउंट एरेबस, स्ट्राम्बोली, किलायू, एटना, बैरन, ओजस डेल सलादो। बात करते हैं इनकी लोकेशन। मोना लोआ यूएसए, हवाई द्वीप। पिनाटुबो फिलीपींस। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, माउंट इरेबस अंटार्कटिका। स्ट्राम्बोली इटली। किलायू हवाई आइलैंड। एटना इटली। बैरन भारत अंडमान निकोबार में है, और बैरन अंडमान निकोबार के भी किस आइलैंड में है? मिड अंडमान में। ये थोड़ा सा याद रखिएगा ना। ओजस डेल सलादो, और ये है चिली, ये इंपॉर्टेंट है। डोरमेंट की बात करें, यहां पर नारकोडम, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, वेसुवियस। नारकोडम अंडमान निकोबार भारत और उत्तरी अंडमान में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया। फ्यूजियामा जापान। वेसुवियस इटली। फिर यहाँ बात करते हैं देमबंद
कोहो सुल्तान, पोपा किलीमंजारो। बात करें देमबंद, ईरान, म्यांमार, तंजानिया। तो ये कुछ वल्केनो है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई कौन से वाले जो हैं ये आपके एक्टिव वल्केनो हैं, किस टाइप के जो वल्केनो हैं वो किस डोरमेंट हैं, और एक कौन से वाले हैं आपके मृत ज्वालामुखी है। अब अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक ज्वालामुखी है जो काफी चर्चा में रह रहा है और उस ज्वालामुखी का नाम है ला पाल्मा। अब ये ला पाल्मा जो वल्केनो, इसे याद रखिएगा और इसका संबंध है स्पेन से, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही आपका करंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है कि ला पाल्मा ज्वालामुखी अभी ये इरप्ट हुआ है प्रेजेंट में, और ये कहाँ पर है, ये है स्पेन में, ये इरप्ट हुआ है, लेटेस्ट अभी की बात है, कुछ दिन पहले की ही। तो यहाँ पर हम देखें कि अब जान लेते हैं कि इनमें दुनिया का सबसे ऊंचा कौन है, बड़ा कौन है, जो भी है। अगर बात करें कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये है कोटोपैक्सी। फिर इनमें से बात कर लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, वो है ओजस डेल सलादो। ये विश्व का बिगेस्ट वल्केनो है ओजस डेल सलादो। अगर बात करें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है यहाँ पर, तो एक्टिव है यहाँ पर किलायू। सबसे लंबे समय से यहाँ पर इसमें से जो कि है इरप्शन हो रहा है और कंटिन्यू लावा बाहर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वल्केनो है ये कहाँ पर रहते, हवाई आइलैंड के पास है। और अगर बात करें कि हवाई आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में, तो इसको याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिले कि रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं पैरामीटर ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी परि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, परि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यानी पैरामीटर ऑफ पैसिफिक ओशियन रीजन को हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। इस बात को याद रखना है। एक लास्ट बात कि जो वल्केनो है, वल्केनो को बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। तो सेफ्टी वाल्व के नाम से जाना जाता है, किसको बोलते हैं, सेफ्टी वाल्व कहलाता है हमारा वल्केनो। तो इस टाइप से हमने ये बात की हमारे सडन मूवमेंट्स की, जो आपके सिलेबस में ये दो टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं। और सडन मूवमेंट्स, एक हमने अर्थक्वेक की बात की, एक वल्केनो की बात की। अब आप यहाँ पर आपके सब कुछ यहाँ सडन मूवमेंट्स भी हमारा हो गया है। अब जो भी आपके टॉपिक्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बाकी जो भी मैक्सिमम था वो अभी हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, आपके नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ दोबारा से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।